हेलो दोस्तों। वेलकम टू सिद्ध आईएएस। तो देखिए, इस वीडियो में हम जो गवर्नर जनरल्स थे, मतलब ब्रिटिश इंडिया के, तो उनके बारे में देखेंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस इनके ऊपर पूछे हैं। जैसे कलकत्ता मदरसा ये किसने इस्टेब्लिश किया, या कॉर्नवालिस की जो पॉलिसीज थी वो पॉलिसीज क्या थी, या बेंटिंग जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था फर्स्ट, ठीक है, जो बेंटिंग है, या डलहौजी के बारे में, ओके, या लॉर्ड लिट्टन का या लॉर्ड रिपन का लिबरेटर ऑफ प्रेस किसको कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछे हैं। ओके, तो थोड़ा हम इसके बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए क्या है कि स्टार्ट करते हैं। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब 1773 से लेके 1833 इनके बीच में गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल थे। ओके, और उसके बाद 33 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिप्लेस करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया था। तो ये जो पॉलिसी है, मतलब एक ग्रेजुअल शिफ्ट है कि मतलब पावर जो इंडिया के ऊपर पूरा पावर कैसे कैप्चर करना है उसका। तो और ये सारे जो मतलब जो गवर्नर जनरल्स थे इनको अपॉइंट कौन करते थे सबसे स्टार्टिंग में, तो ये मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है या वो, या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो इन ये दोनों मिलके उनका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो था, जैसे हमने देखा है कि इसमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और फिर 84, तो उस हिसाब से ये सब कुछ अलाइन है, ठीक है। तो देखिए हम इसमें देखेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट है, और इसमें बस हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट देखेंगे। और इसमें जो उनके इम्पोर्टेंट जो काम है उसको ही देखेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो है वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1770 85। ओके, तो इसमें क्या है कि इन्होंने क्या किया था कि कलकत्ता मदरसा जो 1781 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, इसके लिए मुस्लिम लॉज एंड उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, या वहाँ पे टीचिंग भी होती थी, ठीक है। फिर 1791 में, मतलब इनके कार्यकाल में क्या हुआ कि 1791 में जोनाथन डंकन इन्होंने संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किया वाराणसी में। यूपीएससी ने ये भी पूछा है कि संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी मतलब किसने, वो अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे कि इसका जोनाथन डंकन है। तो ये किस लिए था कि हिंदू लॉ और फिलोसफी को। तो देखो आप इन दोनों को थोड़ा ऐसे देख सकते हो। ये कलकत्ता मदरसा जो था वो वॉरेन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था, और जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किया था। और इसका क्रोनोलॉजी भी देखिए 1781 और 1791, 10 साल के बाद। फिर देखिए कोड ऑफ गेंटू लॉज, ये क्या है, ये क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। क्योंकि आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको उनको हिंदू लॉज के बारे में ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक देखो एक अलग लॉ है, लॉ था हिंदू रिलीजन के लिए एक अलग लॉ, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ। तो और ये अगर वो डायरेक्टली अगर इंग्लिश लॉ अगर ये इंडियन के ऊपर ऊपर वो इम्पोज करना चाहेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने पहले इसको ट्रांसलेशन करने के लिए, उसको समझने के लिए ये कोड ऑफ गेंटू लॉज लाया था। फिर देखिए ट्रेजरी वॉज शिफ्टेड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता। तो सबसे पहले उनका मुर्शिदाबाद में था, जो ब्रिटिशर्स स्टार्टिंग में आए थे, उसके बाद वो कलकत्ता को शिफ्ट हुआ ट्रेजरी। ये इसी इन्हीं के टाइम में हुआ है। अपॉइंटेड कलेक्टर फॉर रिवेन्यू कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इन्होंने क्या किया कि कलेक्टर को रिवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का काम दिया है, ठीक है। फिर बोर्ड ऑफ रिवेन्यू स्टेब्लिश एट कलकत्ता, जो मतलब ये ट्रेजरी है उसके साथ उन्होंने कलकत्ता में बोर्ड ऑफ रिवेन्यू भी स्टेब्लिश किया था। फिर देखिए ही स्टॉप्ड एनुअल पेंशन टू द मुगल एम्परर। जो मुगल एम्परर को जो इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी, ठीक है, उसके बाद उनको जो पेंशन मिलती थी ये स्टॉप किया इन्होंने, ठीक है। नवाब ऑफ बंगाल को भी जो मिलती थी उसको भी इन्होंने रिड्यूस किया है। फिर देखिए ही इनिशिएटेड द रोहिल्ला वार 1774। हमें पता है नॉर्थ इंडिया में जो अभी जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या जो सदर्न उत्तराखंड है वहां पे ये जो था रोहिल्ला वार, तो वहां पे ये उसके ये रोहिल्ला वार इनके टाइम में हुआ है। फिर एनेक्शन ऑफ रोहिलखंड बाय नवाब ऑफ अवध विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश। तो नवाब ऑफ अवध जो था उन्होंने रोहिलखंड को एनेक्स किया था। फिर देखिए ड्यूरिंग हिज टेन्योर एक्ट ऑफ 1781, 1781 ये जो ये था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 उसको अमेंड करने के लिए ये एक्ट आया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि which powers of jurisdiction between governor generals in council and supreme court at कलकत्ता were clearly divided, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड किया क्योंकि थोड़ा सेपरेशन होना जरूरी है, नहीं तो उन दोनों के बीच में क्लैशेस हो रहे थे बहुत ज्यादा। फिर देखिए एंग्लो मराठा वार भी 1772 से यहाँ ये फर्स्ट टाइम हो, और ये ट्रीटी ऑफ सालबाई ये हुआ है, ठीक है। उसके तहत मतलब जो फर्स्ट एंग्लो इंडियन वार, एंग्लो मराठा वार जो था
वो एंड हुआ। फिर देखिए और देखो सेकेंड मैसूर वार भी 1784 इन्हीं के टाइम में हुआ है। ठीक है। और जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये भी इनके टाइम पे हुआ है। तो ये थोड़ा ये मतलब मोटा मोटी चीजें ये आपको याद रखिए इनको, क्योंकि ये एक पूछा जा सकता है कि जैसे मैच द फॉलोइंग या कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनके बाद ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज। ओके। ये ऐसा क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में प्यूरिफिकेशन लाया है। क्या किया इन्होंने, एक कॉर्नवालिस कोड लाया। ठीक है। विच टुक अवे जुडिशियल पावर्स फ्रॉम द कलेक्टर। तो कलेक्टर के जुडिशियल पावर, कलेक्टर को जुडिशियल पावर जो मिलते थे एडमिनिस्ट्रेशन के, एडमिनिस्ट्रेशन में उसको बस रखा। जुडिशियल पावर जो है, देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है ना, मजिस्ट्रेट वाली जो पावर है ना, वो उनसे निकाल दिया। ठीक है। फिर देखिए फौजदारी अदालत जो थी, जो पहले स्टेब्लिश की थी, उसको अबॉलिश किया और उसकी जगह पे सर्किट कोर्ट्स लाए हैं। टैक्स सॉरी टोटल एक्सक्लूजन ऑफ द इंडियंस फ्रॉम द जुडिशियल सर्विस। मतलब इंडियंस को उसमें कोई मतलब ये नहीं था। ठीक है, कोई जुडिशियल सर्विस में कोई ऐसा कोई पद नहीं मिलता था। फिर देखिए थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 से 92, और जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से खत्म हुआ 1792 में। ठीक है, वो जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ है। फिर देखिए परमानेंट सेटलमेंट जो है ये, और दैट इज जमींदारी सिस्टम, ये बंगाल और बिहार में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। एंड दैट वाज द वर्स्ट मेजर ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऐसा क्यों, क्योंकि एक तो परमानेंट सेटलमेंट कर दिया 25 30 30 साल के लिए एक टाइप का ही रिवेन्यू, और वो रिवेन्यू बहुत ज्यादा होता था। जो मतलब टैक्स इम्पोज किया जाता था फार्मर्स के ऊपर। सो दैट वाज द वर्स्ट। फिर देखिए सर जॉन शोर, देखिए इनका इनका जो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखिए लॉर्ड वेलेस्ली, देखो वेलेस्ली के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। इफ यू नो लॉर्ड वेलेस्ली या आर्थर वेलेस्ली, इसके ऊपर 17 आई थिंक 18 या 19 में क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए इसका टाइम में क्या हो कि सब्सिडरी अलायंस मतलब इंट्रोड्यूस किया गया 1798 में। वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस, देखो सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली ने किया, और परमानेंट सेटलमेंट जो कॉर्नवालिस ने किया है। फिर देखिए रूलर्स ऑफ द स्टेट ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद मैसूर तंजावर, इनको क्या किया कि फाइनली इनको क्या किया कि सब्सिडरी अलायंस इन्होंने इसके इनके टाइम पे किया है सबसे पहले। देखो हैदराबाद मैसूर तंजावर अवध जोधपुर जयपुर एंड फाइनली पेशवाज। इसके बाद ये सब्सिडी अलायंस में सब लोग आए थे, लेकिन ये बाद में आया कि ये एक क्रोनोलॉजी है उसकी। ड्यूरिंग हिज टेन्योर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 ये हुआ, और सेकेंड एंग्लो मराठा वार। अगर आपको पता होगा फोर्थ एंग्लो मैसूर वार से मतलब मैसूर मतलब वार सारे वार्स खत्म हो गए, 4 मैसूर वार हुए उनके बीच में, और उसमें मैसूर हार गया। ठीक है। और वो जो एरिया है वो पूरा एक तो निजाम या मराठास के अंडर आ गया, और निजाम मराठा और इंग्लिश ये तीनों मिलके इन्होंने मैसूर के खिलाफ लड़े थे ये। ठीक है। फिर स्टिल सेकेंड एंग्लो वार, एंग्लो मराठा वार जो 1803 टू 1805। देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ 1799 या ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रोनोलॉजी। और आपको पता है कि यूपीएससी हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, एंशियंट में पूछता है बहुत ज्यादा, लेकिन ये मतलब मॉडर्न में भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें उसको डील करने आना चाहिए। फिर देखिए विलियम कॉलेज, देखो ये क्वेश्चन पूछा था विलियम कॉलेज 1802 में, ये कलकत्ता में इन्होंने किया था। ये किस लिए किया था, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट थे, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स को मतलब ट्रेनिंग देने के लिए ये कॉलेज किया था। लेकिन बाद में जो वहां पे जो बोर्ड ऑफ गवर्नर थे उन्होंने इसको बंद करने के लिए बोला, तो बाद में बंद हो गया। ठीक है। फिर देखिए उनके बाद आए थे लॉर्ड मिंटो। ये वन, लॉर्ड मिंटो वन क्यों लिखा है, क्योंकि बाद में जाके 100 साल बाद फिर लॉर्ड मिंटो टू आते हैं वहां पे। तो देखिए इनके टाइम पे क्या हुआ कि अमृतसर ट्रीटी जो है 1809 विथ महाराजा रणजीत सिंह, देखो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमृतसर जो ट्रीटी है महाराजा रणजीत सिंह, विच डिसाइडेड लेटर कोर्स ऑफ द एंग्लो सिख रिलेशंस। इसमें ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809, इसमें क्या होगी, वही है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच में किया था। और इसने क्या किया था देखो, स्टिपुलेटेड विच स्टिपुलेटेड द परपेचुअल फ्रेंडशिप ट्रीटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है। विच बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द स्टेट ऑफ लाहौर, एंड विच फिक्स द सतलज रिवर एज अ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिज टेरिटरी। मतलब सतलज की जो ईस्टर्न बाउंड्री है दैट इज द मतलब वो पंजाब की जो भी है, मतलब सिख जो था उनका था, और इसके जो ईस्ट में था वो ब्रिटिशर्स का था। ठीक है। फिर देखिए British government signed Treaty of Mutual Friendship, also called the Minto-Metcalfe Treaty, with Maharaja Ranjit Singh on 30 May 1809, and it was, देखो ये किस लिए, क्योंकि fear of the Napoleonic और रशियन अटैक। आपको पता है कि ये जो सब्सिडरी अलायंस जो क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि
ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि जो नेपोलियन है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस करेगा, ठीक है, और वो एडवांस करके पूरा रशिया से या अफगानिस्तान जीत के पूरा इंडिया पे अटैक करेगा। ये उनके लिए बहुत फियर था, इसलिए उन्होंने सब्सिडरी अलायंस लाया और उसमें एक परमानेंट रेसिडेंट, इफ यू नो अबाउट दैट, तो वो परमानेंट रेसिडेंस उन्होंने हर एक जो एक प्रिंसली प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें रखने की मतलब उन्होंने कोशिश की थी। फिर देखिए चार्टर एक्ट जो 1813 है, ये भी इनके टाइम पे ही आया है, और आपको पता है इसके इसके टाइम में दो तीन चीजें हुई थी। एक तो मिशनरीज है जो फर्स्ट टाइम अलाउड किया था, ठीक है, मिशनरी का जो एक्शन होता है। फिर है यहाँ पे 1 लाख रुपए जो है वो एजुकेशन के लिए मतलब अलग से इन्होंने रख दिए थे, ठीक है, 1 लाख रुपए 1813 में। फिर देखिए इटरनल फ्रेंडशिप तो हो गया, तो ये लॉर्ड मिंटो का, ये याद रखिए, इटरनल फ्रेंडशिप है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए उसके बाद तो फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग्स, ये कुछ आए थे मार्किज ऑफ हेस्टिंग्स करके, इनका इतना कुछ नहीं है, लेकिन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म देखो, इसमें एंग्लो नेपाल वार हुआ है, ठीक है, एंग्लो थर्ड एंग्लो मराठा वार, इस इनके टाइम पे हुआ है। पिंडारी वार, देखो ये याद रखिए, पिंडारी वार के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। देखो इनके टाइम पे पिंडारी वार हुआ था, और जो आप आगे देखेंगे कि लॉर्ड बेंटिंग के टाइम पे ठगी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए भी वो किया था। देखिए एंग्लो नेपाल वार और ये एंग्लो मराठा वार, और जो अभी इंडिया और नेपाल के बीच में ये जो बाउंड्री डिस्प्यूट चलता है ना, ये जो काला पानी, लिपू लेक या लिम्पियादुरा, तो वो इसी मतलब इसके बाद ही एक ट्रिटी आई थी, ठीक है। उस ट्रिटी का नाम मैं अभी मतलब मैं भूल रहा हूँ, उस ट्रिटी का कुछ तो नाम है। तो उस ट्रिटी के हिसाब से यहाँ पे एक इंडिया और जो बांग्लादेश है, सॉरी इंडिया और नेपाल है, उनके बीच में एक ये किया था, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे ये जो है ये मतलब इश्यू है, बॉर्डर काला पानी लिम्पिया जो बोलते हैं इसको, तो ये ट्रिटी मानने के लिए नेपाल रेडी नहीं है, ठीक है। इंडिया बोलता है कि इस ट्रिटी के हिसाब से तो जो बॉर्डर है वो वही है जो ईस्टर्न ऑफ द काली रिवर जो है ना वहां पे। फिर देखिए आप इस इश्यू को थोड़ा देख लीजिए और इस चीज इन तीनों को याद रखिए, क्योंकि यूपीएससी से पूछ सकता है कि ये जो डिस्प्यूटेड रीजन है वो एरिया कहाँ पे है, ठीक है। ये है उत्तराखंड में, ठीक है, ईस्टर्न उत्तराखंड स्टेट में। फिर देखिए लॉर्ड एमरिस्ट, देखो एमरिस्ट के टाइम पे एक ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट बर्मीज वार हुआ है, और इसके टाइम पे ट्रीटी ऑफ यांडब्बो, देखो यांडब्बो के बारे में पूछा था यूपीएससी ने कि ये उसको बोला कि सेकेंड बर्मीज वार में नहीं, दिस इज फर्स्ट बर्मीज वार में ट्रीटी ऑफ यांडब्बो हुआ था, ओके। फिर देखिए इसके बाद क्या होगा, शायद ये 28 होगा शायद, ठीक है, इसको आप थोड़ा कर सकते हो, ये 28 होगा। फिर देखिए उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, मतलब जो 1833 जो एक्ट चार्टर एक्ट जो भी आया उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो जो मतलब पदवी इन्होंने दी। तो ऐसे जो फर्स्ट जो थे, देखो लॉर्ड बेंटिंग तो 1828 से है, ठीक है, लेकिन 1828 से 1832 तक मतलब वो कोई वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही थे, ठीक है, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बाद में वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, मतलब ही इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ही इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखो इनके टाइम पे क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1833 हुआ है, और इसके बाद इनेक्टेड हुआ है। ही वाज द मोस्ट लिबरल ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ये मोस्ट लिबरल थे। फिर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इनके टाइम पे क्या हुई कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, दैट इज सती को एबॉलिश करने का एक एक्ट किया 1829 में, सती एबॉलिशन एक्ट इसके टाइम पे। फिर दूसरा देखिए इनके टाइम पे क्या हुआ है, और एक चीज यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, वो लॉर्ड मैकॉले जो है, लॉर्ड मैकॉले का जो कमिटी है उन्होंने लॉ कमीशन ये स्थापन किया, और लॉर्ड मैकॉले ने बहुत कुछ सजेशंस दिए हैं। 1835 में उसने उसने जो अपना रिपोर्ट है वो दिया था। और इसके इसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए इंडियन मतलब एक तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंजेस हुए हैं, और जो जो लॉ है मतलब जो प्रोसीजर कोड्स है, जो सिविल प्रोसीजर कोड है या क्रिमिनल कोड है जो आगे जाके 1860 में बाद में वो मतलब कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ना, तो ये सारे लॉर्ड मैकॉले की ही उसने ही किया था। और इसी टाइम पे ना वो एंग्लिसिस्ट और वो ओरिएंटलिस्ट इनके बीच में भी एक मतलब एक डिबेट चल रहा था कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन देना चाहिए या इंडियन वाला कोई इंडियन लैंग्वेज में एजुकेशन देना चाहिए, तो उसके बीच में भी ये कुछ वहां पे चल रहा था लॉर्ड मैकॉले के टाइम पे, ओके। तो आप ये
मतलब लॉर्ड मैकॉले और लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये साथ साथ में ही थे। फिर देखिए लॉर्ड मेटकाफ। देखो मेटकाफ को ये यूपीएससी ने पूछा है, शायद 2000 मतलब 10 से पहले वाला क्वेश्चन है, दैट इज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कौन है। आई थिंक यू एवरीवन यू मस्ट नो अबाउट दिस की लॉर्ड मेटकाफ, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने प्रेस को लिबरलाइज किया था। मतलब प्रेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस जो 18, आपको शायद पता होगा 1809 में एक लाइसेंसिंग वाला एक एक्ट किया गया था कि हाँ, कि प्रेस को अगर ये करना है तो एक लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। या उनको जो आर्टिकल्स वो करते हैं वो आर्टिकल्स पहले गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेंगे, उसके बाद ही वो पब्लिश हो जाएंगे, तो ऐसे कुछ चीजें थी उसमें। तो ये सब कुछ इन्होंने हटा दिया, ठीक है। और उन्होंने प्रेस को ये कर दिया, लेकिन बाद में जाके मतलब 1-2 साल में जो दूसरे जो आए लॉर्ड ऑकलैंड और ये, उन्होंने फिर से वो सब कुछ रिवर्स कर दिया। फिर देखिए लॉर्ड ऑकलैंड इज वेरी फेमस, क्या किस लिए, क्योंकि फॉरवर्ड पॉलिसी। और ये फॉरवर्ड पॉलिसी किसके लिए है, ये है अफगानिस्तान। देखो अफगानिस्तान को क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। मतलब इतने बड़े बड़े एम्पायर्स वहां पे जाके मतलब वो खत्म हुए हैं। जैसे अगर आपने देखा कि ब्रिटिश इंडिया की एक तो लॉर्ड ऑकलैंड है। आगे जाके आप देखेंगे कि जो लॉर्ड लिट्टन ने भी ट्राई किया था कि ऐसे कुछ करने का, और ये सब लोग फेल हुए हैं, ठीक है। मतलब अफगानिस्तान को कोई भी ना आज तक प्रेडिक्ट करने में फेल हो गया है, क्योंकि उनके उनमें कैसा है कि ऐसा पावर सेंटर्स बहुत ज्यादा है, तो आप किसको ये करोगे। फिर ब्रिटिश के बाद रशिया भी वहां पे गया था, आपको पता है 1970s में। तो रशिया रशिया ने भी वहां पे प्रॉक्सीज को सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में जाके रशिया का पतन हुआ। और बाद में इफ यू नो जो नाइन मतलब टू 9/11 के बाद अफगानिस्तान में यूएसए भी गया था, ओके। लेकिन यूएसए का भी क्या हुआ है, कि उन्होंने इतना सारा वहां पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मतलब बूट्स ऑन द ग्राउंड, इतना सब कुछ करने की कोशिश की। लोगों में मतलब डेमोक्रेसी एट द गन पॉइंट लाने की कोशिश की, बट इतना सब होने के बाद भी इवन बाकी सारे उसके जो अलाइज कंट्रीज है वो भी उन्होंने भी उसको वहां पे इतनी हेल्प की, स्टिल दे कुड नॉट, मतलब जो बैरियर है वो ब्रेक नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसलिए यूएसए भी वहां पे फेल हो गया, और 2020 या 19 में उनको भी सब कुछ मतलब वहां से निकलना पड़ा। तो इट शोज ना कि अफगानिस्तान की टेरिटरी है, उसकी ज्योग्राफी है, उसका जियोपॉलिटिकल जो वहाँ पे इम्पोर्टेंस है, इन सब की वजह से मतलब अफगानिस्तान को मतलब स्टार्टिंग से ही किसी को ऐसे प्रेडिक्ट करना इतना इजी नहीं था। तो इन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी, इनको लगा कि हम कुछ तो जीत लेंगे, ये कर लेंगे, तो इन्होंने वहां पे क्या किया कि ट्राईपार्टाइट ट्रीटी हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी, शाह शुजा, जो अफगानिस्तान के महाराजा रणजीत सिंह, इन तीनों के बीच में हुआ है। लेकिन फर्स्ट एंग्लो अफगान वार तो हुआ 1839-42 में, ठीक है। ये सिंध के सॉइल पे लड़ा गया है। देखो क्या हुआ ना कि ये वार तो हो गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि शाह शुजा को वहां पे बैठा भी दिया, ठीक है, उस गद्दी पे अफगानिस्तान में। लेकिन स्टिल वहां के लोगों ने, वहां पे बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे एक मतलब एक कन्फेडरेसीज थे, तो उन्होंने फिर से अटैक करके उसको हटा दिया वहां से। तो जो भी इन्होंने हासिल किया था वार के, तो वो सब कुछ रिवर्स हो गया, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड। फिर देखिए इलन बोर ने क्या किया कि कंप्लीटेड अफगान वॉर एंड अनेक्स्ड सिंध। देखो ये क्या हुआ था कि वार तो स्टार्ट किया, ठीक है, वहां पे हार गए। तो इन्होंने क्या किया कि वहां पे हार गए, तो इन्होंने सिंध प्रोविंस के ऊपर अपना जो गुस्सा है वो एक्सप्रेस किया और सिंध प्रोविंस के ऊपर अटैक किया। तो सिंध प्रोविंस तो इतना मतलब पीसफुल इनके बीच में रिलेशंस थे, और उन्होंने कुछ ऐसा, सिंध प्रोविंस ने उनको कोई ऐसे एक डायरेक्ट थ्रेट भी नहीं दिया था। स्टिल मतलब वो जो बोलते हैं ना कि आप अगर किसी का गुस्सा किसी के ऊपर, वो उस टाइप वाला सिचुएशन हो गया था। फिर देखिए बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू बी रिकॉल्ड फॉर डिफाइंग द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ गवर्नर डायरेक्टर। मतलब इनको बुलाया गया था वापस, ठीक है, ऐसे फर्स्ट गवर्नर जनरल है, उनको वापस बुलाया गया कि वो ऑर्डर्स नहीं मान रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ब्रिटेन में बैठे थे, ठीक है। फिर देखिए लॉर्ड हार्डिंग। देखो लॉर्ड हार्डिंग वन है, बाद में टू आएंगे। इशूड ऑर्डर्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो 1805 में भी 1805 में 1793 में आप देख लीजिए थोड़ा वो क्रोनोलॉजी, उस टाइम पे भी ऐसे कुछ इनिशिएटिव हुए थे गवर्नमेंट, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। बट यहाँ पे इन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड को पूरा मतलब प्रोहिबिशन कर दिया, एंड सेपरेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस अमंग द गोंड्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया, ठीक है। फिर देखिए एंग्लो सिख वार, जो 1845-46 में सेकेंड वार हुआ है, सॉरी हाँ सेकेंड वार हुआ है इस टाइम पे, ऑकर ड्यूरिंग हिज टेनेंट ट्रीटी ऑफ लाहौर।
यहाँ पे साइन हुआ है, लेकिन एंड ऑफ सिख सॉवरेनिटी, देखो ये वार ट्रिटी ऑफ लाहौर से खत्म होगा, मतलब सिख सॉवरेनिटी वहां पे खत्म हो गई। विच वार बिगन 1845 आफ्टर द सिख आर्मी क्रॉस द रिवर ऑफ सतलज। देखो उनके बीच में वो हमने पता है कि एक ट्रीटी हुई थी कि सतलज के ईस्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके वेस्ट में वो, लेकिन सिख ने जो मतलब थे, उन्होंने आर्मी ने क्रॉस किया, एंड दिस वाज सीन एज अग्रेशन स्टेप, ब्रिटिश को लगा। और सिख आर्मी विच प्रोवाइडेड जस्टिफिकेशन टू द इंग्लिश फॉर द वार, सिख वेर फोर्स टू साइन द ट्रीटी ऑफ लाहौर। और ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी सिख्स के लिए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि फिर भी अनेक्स किया पूरा जो पंजाब रीजन है। फिर देखिए लॉर्ड डलहौजी, देखो ये बहुत ही क्या बोलते हैं, ग्रेट इंपीरियलिस्ट एंड कॉलोनियलिस्ट, इन्होंने बहुत सारी चीजें की है जो ब्रिटिश इंडिया, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंट्रोल है ना इंडिया के ऊपर, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। इसमें देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये क्या है कि वन ऑफ द प्रिंसिपल पॉलिटिकल रीजन फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि वो वही था कि अगर कोई लीगल हेयर अगर नहीं है और नहीं है तो वो जो कोई भी मतलब प्रिंस स्टेट होगा तो उसको एनेक्स किया जाएगा। तो ये लैप्स, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो था। तो क्या होता था कि उस टाइम बहुत सारी, तो बहुत सारी बीमारी थी, हेल्थ के इतने ये नहीं थे, तो जो राजाओं के जो मतलब सन जो या होते थे वो सब मर जाते थे, ठीक है, इसलिए वो अडॉप्ट करते थे दूसरों को। तो वो अडॉप्शन यहाँ पे नहीं चलेगा ऐसे बोला था इन्होंने, ठीक है। तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये डलहौसी के टाइम पे ही आया है। और देखो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले सातारा को इन्होंने एनेक्स किया, फिर जयपुर, संबलपुर, देखो ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से ही है। देखो सातारा को पहले किया, फिर जयपुर, संबलपुर, फिर देखिए भगत, उदयपुर, झांसी को 1853 में, फिर नागपुर, अवध। देखो अवध को लास्ट में, देखो लेकिन अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर नहीं किया है, उसको ना मिस गवर्नेंस के अंडर ये किया है। और इससे लोगों के मन में बहुत गुस्सा मतलब आ गया कि ये मतलब एक हार्श ऐसे पॉलिसीज ब्रिटिश अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये 1857 के रिवोल्ट का ये एक रीजन बना है। फिर देखो इन्होंने इंपॉर्टेंट, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे फ्रॉम फर्स्ट क्या, मुंबई टू ठाणे, ये 53 किलोमीटर का जो रेलवे है ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है। और आज इंडिया में कितना है, मोर देन 67,000 करोड़, सॉरी 67,000 किलोमीटर का इंडिया का रेलवे है। दिस इज द थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है इंडिया का वर्ल्ड में। फिर देखिए टेलीग्राफ इनके टाइम पे स्टार्ट हुआ, पोस्टल सिस्टम स्टार्ट हुआ, और ये सारी चीजें आज तक मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक दिखाता है कि एक दूरदृष्टि थी। देखो फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता टू आगरा इन इंडिया 1853। फिर देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इनके टाइम पे पास हुआ है। देखो वुड्स डिस्पैच वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैग्ना कार्टा ऑफ इन मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। इसमें मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, देखो इसने ना एक तो इंग्लिश एजुकेशन का भी इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, हायर एजुकेशन पे, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है वहां पे वर्नैक्युलर का भी इन्होंने सपोर्ट किया था, ठीक है, वुड्स डिस्पैच। ओके, तो ये इसलिए मैग्ना कार्टा बोला। और इसके बाद मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आज तक देखो हम जो यूज कर रहे हैं ना, उसमें भी इसके बहुत सारे जो वैल्यूज है या उसके बहुत सारे जो रिकमेंडेशन है वो आज भी हम कहीं ना किसी तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोलता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा आपको पता है वो 12th या 13th सेंचुरी में मैग्ना कार्टा हुआ था। तो फिर देखो विडो री मैरिज ऑफ 1856 का एक्ट इसमें बना था, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ही वॉज अ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी अगर इसके इस एक्ट को पास करने में। फिर देखिए मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज मूव्ड टू शिमला, ठीक है, वेयर समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड, एंड हेडक्वार्टर ऑफ बंगाल आर्टिलरी वाज मूव्ड टू मेरठ। देखो ऐसा क्यों कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों का ना समर्स में जो गर्मी इंडिया में बहुत ज्यादा होती है, नॉर्थ में तो बहुत ही ज्यादा होती है कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट की वजह से, तो ये इन्होंने शिमला को, वहां पे थोड़ा कूल रीजन है, वहां पे शिफ्ट किया, ओके। फिर देखिए सेकेंड बर्मीज वार जो 1852, जो हमने फर्स्ट देखा था कब, 1823 लॉर्ड एमरिस्ट के टाइम पे फर्स्ट बर्मीज वार हुआ था, लेकिन सेकेंड बर्मीज वार वो 1852 में हुआ है। और उस टाइम ट्रीटी ऑफ यांडाब्बो हुआ था, इफ यू नो। देखिए सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो 1846-56 में हुआ, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब फ्रॉम द महाराजा दलीप सिंह इनके से किया है। सॉरी मैंने पहले बोला था कि वो सेकंड, वो पहला वाला जो हमने पढ़ा उसको मैंने सेकंड बोला था, वो फर्स्ट था। और ये यहाँ पे अनेक्स किया है पूरा पंजाब को, ठीक है। और क्या किया कि हैंडेड ओवर कोहिनूर डायमंड टू ब्रिटिश, देखो महाराजा दलीप सिंह के पास, ठीक है, ही वॉज अ सन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, तो उनके पास कोहिनूर का हीरा था, ठीक है। जो हमें जो पता है कि एक तो काकतीय डायनास्टी से मतलब वो ऐसे बहुत सारा
इसे हैंड ओवर होने के बाद ये कोहिनूर जो है वो ब्रिटिश के पास गया है, यहाँ से सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध के बाद। फिर देखिए टाइटल्स ऑफ नवाब ऑफ कर्नाटिक एंड सूरत एंड द राजा तंजौर वेर एक्सटिंग्विश्ड। ओके। फिर देखिए, अब देखो क्या हुआ कि हमने देखा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल देखा पहले 1832 तक, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देखा, और बाद में देखिए वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल्स। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहली बात तो 1857 का रिवोल्ट हुआ। ओके। एंड उस रिवोल्ट के बाद जो गुड गवर्नेंस जो एक्ट, गुड गवर्नेंस फॉर इंडिया एक्ट जो 1858 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया, और उसके बाद जो क्वीन है, जो ब्रिटिश क्वीन, उन्होंने भी एश्योर किया कि हम मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे जो इंडियंस को पसंद ना आए। ठीक है, ऐसी कौन सी चीजें हो रही थी? सबसे पहला तो ये हो रहा था कि ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि इंडिया के रिलीजियस सिस्टम में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे थे। ठीक है, तो वो उन्होंने वो करना बंद किया। मतलब सोशल रिफॉर्म्स जो मतलब हमने हमने देखा है ना कि विडो रीमैरिज एक्ट बनाया, सती का एक्ट बनाया, फीमेल इन्फेंटिसाइड का बनाया, तो ये क्या है कि ये कल्चरल सिस्टम का पार्ट है। ओके। और किसी भी कल्चरल सिस्टम को अगर मतलब अल्टर करने की कोशिश की अगर किसी ने भी, तो वो क्या होता है ना कि देखो कल्चर को चेंज करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, और उसको चेंज करना है तो वो जो डिमांड है ना अंदर से आनी चाहिए, लोगों के समाज से के बीच से आनी चाहिए। अगर कोई हमने अगर टॉप डाउन अप्रोच अगर इसमें यूज करने की कोशिश की तो उससे उद्रेक बढ़ेगा, या एक मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि लोग गुस्सा हो जाएंगे, तो वो एक गुस्सा था। और दूसरा था कि इन्होंने एनेक्स करना स्टार्ट कर दिया प्रिंसेस स्टेट्स को। देखो प्रिंसेस स्टेट्स में कितना भी अन्याय अत्याचार होता हो, लेकिन लोगों लोगों का उनके बीच में एक एक कनेक्शन था, और वो कनेक्शन इस वजह से टूट गया। और बाकी हमने देखा है कि एक तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की चीजें, मतलब जैसे हम आगे देखेंगे इंडिगो रिवोल्ट और ये चीजें हुई थी, तो इन सब चीजों की वजह से भी एक वो ब्रिटिश को समझ में आ गया कि अगर इंडिया को गवर्न करना है तो एक तो सबसे पहली बात ईस्ट इंडिया के हाथ में पूरा देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक तो डिस्क्रिमिनेशन भी चल रहा था। ओके, मतलब सिविल सर्विसेज में है वो इंडियंस को अलाउ नहीं करते थे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो एक जो अन्याय की भावना है लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे गुड गवर्नेंस एक्ट और ये किया। ओके। और तो देखिए हमें हमने अब तक इतना देखा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो बाकी के बच्चे हैं तो उनके बारे में देखेंगे। ओके, ठीक है। अ, तो दोस्तों चलो हम यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करिए, और वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ आ जाएगा कि मतलब कैसे कैसे हमने क्रोनोलॉजी ली है अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच।